बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोमीट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी सबसे पहले हम थ्योरी या प्रिंसिपल देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोमीट्री। अच्छा, आपने ये पहले ऑब्ज़र्व किया हुआ होगा कि आपने कि वो जो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जब उनको फ्लेम में जलाया जाता है, मतलब फ्लेम में डाला जाता है, तो उनका फ्लेम डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट कलर के फ्लेम्स होते हैं। तो इसी फ्लेम के कलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी मेटल है, और उस जो फ्लेम की इंटेंसिटी है उससे हम मेजर करते हैं कि क्वांटिटी कितनी है। सो फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों के लिए ही यूज़ होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए और डिटर्मिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Flame emission spectrometry is a method of chemical analysis that use the intensity of the light emitted from the flame at a particular wavelength। अब particular wavelength क्या है कि जिस मेटल की भी wavelength है, मतलब सोडियम जिस वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगा, उस वेवलेंथ पे हम देखेंगे कि उस फ्लेम की इंटेंसिटी कितनी है। जितना ज़्यादा इंटेंस होगा, उसका मतलब ये होगा कि उसमें सोडियम मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर स्लाइट सा होगा तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें सोडियम की क्वांटिटी कम है। सो पर्टिकुलर वेवलेंथ टू डिटर्मिन द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट इन अ सैंपल। सो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कोई भी सब्सटेंस जो फ्लेम एमिट करता है, उसकी इंटेंसिटी से हम देखते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ द एलिमेंट। यानी अब हम देखते हैं, जब हम उसका मतलब फ्लेम लेते हैं और उसका जो ग्राफ लेते हैं, उससे हम देख लेते हैं कि ज़ाहिर है कि जो मतलब लाइट एमिट की है वो किस वेवलेंथ पे एमिट की है। वो उस वेवलेंथ से हमें पता चल जाता है कि एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि हर एलिमेंट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की ही लाइट जो एमिट करेगा। और इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड लाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द एलिमेंट के जो फ्लेम जो एमिट करेगा, जो फ्लेम मतलब जो लाइट एमिट होगी, उसकी जो इंटेंसिटी है कि वो कितना तेज़ है या कितना मध्यम है या लाइट है, उस वो प्रोपोर्शनल होगा टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच वी आइडेंटिफाइड ऑलरेडी इन द थ्रू द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा, अब देखते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। ठीक है। अच्छा, नंबर वन, इन द फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी द सैंपल सोल्यूशन इज़ नेबुलाइज्ड। अब नेबुलाइज्ड का मतलब होता है उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो हम पहले जो भी सोल्यूशन हमने उसको उसकी एनालिसिस करना होता है, उसका हम सोल्यूशन बनाते हैं और उसको फिर वेपराइज करते हैं, नेबुलाइज करते हैं, एंड इज़ इंट्रोड्यूस्ड into the flame where it is desolvated। सॉल्वेशन क्या होता है? जो कोई भी सब्सटेंस जब सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसके अंदर डिज़ोल्व होता है तो उसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। डीसॉल्वेशन मींस कि हम उसमें से सॉल्वेंट को निकाल रहे होते हैं। सो फ्लेम में यानी हम सबसे पहले सैम्पल सॉल्यूशन को नेबुलाइज करते हैं, यानी वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर उन वेपर्स को फ्लेम में भेजा जाता है, जहाँ पे सबसे पहले वो डिसॉल्वेटेड होते हैं, यानी उनका जो सॉल्वेंट है वो रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट। वेपराइज्ड, उसके बाद जो पीछे आपका सैंपल बचता है वो फिर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, एंड देन एटमाइज्ड, यानी उसको फिर मॉलिक्यूल है तो वो एटम्स में, यानी जैसे जैसे ज़रा फ्लेम में जाता जाएगा तो उसकी हीट एनर्जी की वजह से उसमें ये चेंजेस आती जाएंगी कि सबसे पहले डिसॉल्वेट होगा, फिर वेपराइज होगा, देन एटोमाइज्ड मींस कि वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल, ऑल इन रैपिड सक्सेशन। यानी ये नहीं कि हम पहले मतलब कुछ देर के बाद डिसॉल्वेशन के बाद वेपराइज होगा, मतलब ये जस्ट इंस्टेंटेनियसली विद इन मतलब समझ लें कि नो टाइम ये सब कुछ बिल्कुल साथ साथ होगा। अच्छा, जब वो एटम में कन्वर्ट हो गया, सब्सिक्वेंटली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रेज टू एक्साइटेड स्टेट। अब जाहिर है कि यहाँ एटोमाइज, यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी डिज़ोल्व वो जो सॉल्वेंट है उसको रिमूव होने के लिए यूज़ हुई हीट एनर्जी जो कि फ्लेम से आ रही है। देन नेक्स्ट एनर्जी उसको वेपराइज करने के लिए यूज़ हुई, देन एटोमाइज करने के लिए यूज़ हुई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब उन एटम्स में को एक्साइट करना है, यानी वो मज़ीद एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, अब उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे।
ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रेज्ड टू एक्साइटेड स्टेट बाय द थर्मल कोलिजन विद द कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलरली ऑफ पार्शली बर्न फ्लेम गैसेस, के वो मतलब उनके साथ जो फ्लेम गैसेस होती हैं, जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो मतलब उनके साथ कोलिजन होता है और वो फिर उनकी एनर्जी रेज हो जाती है। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि जो एक्साइटेड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, सो दे virtually come back to their normal state. So, upon return to the lower or ground electronic state, the excited atoms and molecules emit radiation characteristic to the sample component. कि जो भी sample होगा यानी जो भी substance होगा वो अपनी एक ख़ास specific wavelength की जो लाइट है वो इमिट करेगा। यानी जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसको इन द फॉर्म ऑफ लाइट इमिट कर देगा, और वो उस जो किस वेवलेंथ की वो लाइट इमिट कर रहा है वो डिपेंड करेगा कि वो सैंपल क्या है। जैसे सोडियम जो है वो जिस वेवलेंथ की लाइट करेगा, पोटेशियम और वेवलेंथ की लाइट करेगा, इमिट करेगा, कैल्शियम और वो मोस्टली जो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी जो 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 रेडिए जो हीट एनर्जी इमिट करते हैं, ये जो लाइट एनर्जी इमिट करते हैं वो विजिबल रेंज में आती है। दैट्स वाई हमें वो इनका फ्लेम जो है वो कलर्ड नज़र आता है। अच्छा, द इमिटेड रेडिएशंस, अब यहाँ पे इसने इमिट की रेडिएशंस, ठीक है, यहाँ तक तो जो फ्लेम के अंदर हुआ वो हुआ। अब जो रेडिएशंस हैं उनका हम आगे क्या करते हैं। द इमिटेड रेडिएशन पासिस थ्रू अ मोनोक्रोमेटर। अब उसमें ज़ाहिर है कि सिर्फ हमारे पास वही एक सब्सटेंस तो नहीं है ना, तो वो तो और भी कई सब्सटेंस हो सकते हैं। तो हम अब जब हमने उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस तो हमें उससे पता चल गया ना कि किस वेवलेंथ का हुआ है। अब हमने जब क्वांटिटेटिव करना है तो फिर हम मोनोक्रोमेटर का यूज़ करते हैं कि इमिटेड रेडिएशन पासिस थ्रू अ मोनोक्रोमेटर, जो कि दैट आइसोलेट द स्पेसिफिक वेवलेंथ फॉर द डिज़ायर्ड एनालिसिस। कि मोनोक्रोमेटर का काम क्या है कि हमने जिस वेवलेंथ की लाइट को एनालाइज करना है उसमें हमने देखना है कि हमारा सब्सटेंस कितना है, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। वो सिर्फ उस वेवलेंथ को मोनोक्रोमेटर अलाउ करेगा आगे जाने को। अब फोटो डिटेक्टर मैयज़, अब यहाँ से मोनोक्रोमेटर से आपने स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है वो आगे भेज दी, ठीक है। अब फोटो डिटेक्टर मैयर द रेडिएंट पावर ऑफ सिलेक्टेड रेडिएशंस के वो अपने जो रेडिएशन जिस वेवलेंथ की सिलेक्ट की हैं उनकी रेडिएंट पावर, यानी उनकी कितनी इंटेंसिटी है, विच इज़ दैन एम्पलीफाइड एंड सेंड टू द रीड आउट डिवाइस, जो कि जिसको हम मोस्टली मीटर कहते हैं, रिकॉर्डर और माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, जो कि फिर उसको वो सेव कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और मतलब इस तरह से। अच्छा, उसके बाद क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस इमिटेड बाय दीज एक्साइटेड atoms returning to the ground state provide the basis of analytical determination. Analytical determination means कि जो हमने एनालिसिस करना है कि उसमें कितनी क्वांटिटी है आपके उसकी सब्सटेंस की, तो वो हम इससे मेजर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन। सो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम सैंपल को पहले नेबुलाइज करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको फिर फ्लेम में बर्न करते हैं। फ्लेम में वो जो है वो उसमें एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। वहाँ से जब रिटर्न बैक करते हैं तो वो जो रेडिएशन जो लाइट एनर्जी इमिट करते हैं वो मोस्टली अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हमारे पास विजिबल रेंज में होती है। दैट्स वाई वो हम देख सकते हैं। उस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हमें क्वांटिटी बताती है कि जो सैंपल है उसमें जो हमारे जो भी सब्सटेंस है वो उसके कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, ये उसकी क्वांटिटी कितनी है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है वो ये मैं बता देती हूँ। पहले इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। यह है जी सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड, ठीक है। इसमें जो है वो सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस है, यहाँ से जो है वो हम लेते हैं, ये वो नेबुलाइज़र है जो कि नेबुलाइज करता है यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट करता है, और साथ ही इधर से ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन या एयर आ रही होती है, और ये इधर से फ्यूल गैसेस आ रही होती हैं, जिसने कि इधर ज़ाहिर है कि फ्लेम को बर्न होने के लिए फ्यूल भी तो चाहिए ना। अच्छा, यहाँ से जो है वो ये सारे ये जो डॉट्स आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ से ये आपके मतलब इधर से सैंपल नेबुलाइज होके आ रहा है, इधर से ऑक्सीडेंट है यानी ऑक्सीजन या एयर, और ये फ्यूल गैसेस, ये सारी यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर है, और वो जाती हैं यहाँ पे बर्नर में। यहाँ पे बर्नर में फिर वो फ्लेम होता है,
ठीक है। फ्लेम में वो बर्न होती हैं और उससे जो लाइट इमिट करती हैं उसको पहले लेंस की हेल्प से मतलब उसको यानी वो लेंस में से गुजरती है, दैन फिल्टर में से कि जो हमारे डिज़ायर्ड जो वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ्स को, यानी जिसको हम मोनोक्रोमेटर भी कहते हैं, वहाँ से गुजरती है। डिज़ायर्ड वेवलेंथ की रेडिएशन इधर जाती हैं जो कि फ़ोटो डिटेक्टर है। फ़ोटो डिटेक्टर से ये एम्पलीफायर और रीड आउट डिवाइसेस में जाती हैं। अच्छा, अब इंस्ट्रूमेंटेशन में हम देख लेते हैं कि फ्लेम फोटोमीटर आर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीटर। ये बिल्कुल सिंपल से होते हैं। दे आर नॉर्मली डिज़ाइंड टू मेक मेजरमेंट ऑन अप टू डिफरेंट 10 एलिमेंट्स। ये नहीं इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और ज़्यादा एडवांस भी नहीं है। दिस इज़ अचीव्ड ड्यूरिंग using interchangeable color filter or diffraction grating which isolate the an area of spectrum containing the chosen emission line। मतलब ये हम यहाँ पे वही मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या मोनोक्रोमेटर उसमें प्रिज्म या वो होते हैं ना, जो कि डिज़ायर्ड वेवलेंथ को वो आइसोलेट करते हैं और उसको फिर हम एनालाइज करते हैं। अच्छा, मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? नंबर 1 है सैम्पल डिलीवरी सिस्टम। ये यहाँ तक वाला ये सारा जो है ये आपका सैम्पल डिलीवरी सिस्टम है। उसके बाद सोर्स मतलब जो बर्न हो रहा है, देन मोनोक्रोमेटर है, ठीक है, एंड देन डिटेक्टर है, एंड देन रीड आउट डिवाइस। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं एटोमाइज़र फ्लेम की, यानी फ्लेम में जो हम एटोमाइज़र करके यानी वो उसको मिस्ट बना के जो भेजते हैं वो क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। नंबर 1 नेबुलाइज़र एंड बर्नर। पहला नेबुलाइज़र मींस कि जो आपका कंपोनेंट या सब्सटेंस है जिसको आपने एनालाइज करना है उसको वो नेबुलाइज यानी वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा है बर्नर। बर्नर में क्या है, अलॉन्ग विद द एयर एंड और ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैसेस। अच्छा, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र का काम क्या है? अच्छा, ये जो पर्पल लाइन उससे मैंने लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली इनके फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, नेबुलाइज़र इट कन्वर्ट्स द लिक्विड सैंपल इनटू मिस्ट एंड स्प्रे द फाइन पार्टिकल्स इनटू फ्लेम यूजिंग कंप्रेस्ड जेट ऑफ गैसेस। अब जेट क्या होता है, आपने अगर देखा हो कि ग्लास ट्यूब होती है, उसको जब हम मतलब हीट करके उसको उसको हीट करते हैं तो वो ऐसे जेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें बिल्कुल बहुत ही बारीक सा सुराख होता है। उसको पीछे से जब हम पानी अगर प्रेशर से इसको पानी को भेजें तो वो बजाय इसके कि पानी ऐसे जैसे टैप में से मोटा सारा निकलता है वैसा नहीं निकलता, बल्कि बिल्कुल मिस्ट फॉर्म में, या जैसे आप समझ लें कि जैसे वो कपड़े इस्त्री करने के लिए जो स्प्रेयर होता है उसमें वही चीज़ एटोमाइज़र है कि वो उसमें भी आगे बिल्कुल छोटा सा होल होता है जिसमें से पानी जो है वो निकलता है आपका बिल्कुल मिस्ट की फॉर्म में। अच्छा, तो नेबुलाइज़र जो है वो उसको सैंपल लिक्विड सैंपल को मिस्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर द सैंपल इंट्रोडक्शन इनटू द फ्लेम के, यानी ये जो है वो सैंपल को फ्लेम में इंट्रोड्यूस करने के लिए रेडी करता है। The process is called nebulization. Various nebulization methods are used. Some are, ये बस आप इनके नाम ही याद रखें, न्यूमेटिक नेबुलाइजेशन है, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजेशन है, इलेक्ट्रोथर्मल वेपराइजेशन है, एंड हाइड्राइड जनरेशन है। ये 4 बस इनके नाम ये नेबुलाइजेशन मेथड्स हैं, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है बर्नर। ये इसी का एटोमाइज़र फ्लेम का जो है ना ये दूसरा पार्ट है बर्नर। बर्नर क्या है, एयर एंड फ्यूल कंबाइन इन द बर्नर टू प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है। और उसी में फिर जब हम सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो फ्लेम निकलता है उससे फिर हम आगे एनालिसिस करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ बर्नर्स आर यूज्ड। इसमें मैकर बर्नर है, टोटल कंजम्पशन बर्नर है, लेमिना फ्लो बर्नर है। अच्छा, लैंडरग्राफ बर्नर है, सॉरी बर्गर मुंह से निकल रहा है, बर्नर है, शील्डेड बर्नर है, नाइट्रस ऑक्साइड एसिटिलीन फ्लेम। ये आपके पास मुख्तलिफ बर्नर हैं, इनमें से हम मतलब ज़्यादा की डिटेल नहीं है, 2-3 की है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है मैकर बर्नर, नॉट यूज नाउअडेज, ठीक है। द बर्नर एम्प्लॉयड नेचुरल गैस एंड ऑक्सीजन। अब नेचुरल गैस एंड ऑक्सीजन जो है ये फ्यूल और यानी उसके लिए फ्यूल गैस और ऑक्सीडेंट दोनों के लिए यूज़ होता है। इट प्रोड्यूसेस रिलेटिवली लो टेम्परेचर एंड लो एक्साइटेशन एनर्जी। ज़ाहिर है कि जब लो टेम्परेचर होगा तो अच्छा लो टेम्परेचर होगा तो ज़ाहिर है कि एक्साइटेशन भी लो होगी।
इट इज़ बेस्ट यूज्ड फॉर अल्कली मेटल्स ओनली। अच्छा, दूसरा आ जाता है टोटल कंजम्पशन बर्नर। इन दिस बर्नर द फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिस्पेक्टिवली, यानी ऑक्सीडेंट के तौर पे ऑक्सीजन है और फ्यूल के तौर पे हाइड्रोजन है। द सैम्पल सोल्यूशन इज़ एस्पायरेटेड, यानी वही उसको स्प्रे की फॉर्म में थ्रू द कैपिलरी बाय हाई प्रेशर फ्यूल एंड। अच्छा, sample solution is aspirated through a capillary by high pressure. Fuel and oxidants are burned at the tip of burner. The name total consumption burner is used because all the sample that enters the capillary will enter the flame regardless of the droplet size. ठीक है। अच्छा, सो इसका एडवांटेज क्या है? इट्स डिज़ाइन इज़ सिंपल एंड एंटायर सैम्पल इज़ कंज्यूम्ड, यानी आप जितना भी डालते हैं सारे का सारा यूज़ हो जाता है, वेस्ट नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस फ्लेम इज़ नॉट ऑब्टेन्ड, यानी इसमें ये होता है कि ड्रॉपलेट साइज़ जो है वो वेरी कर रहा होता है। एज द ड्रॉपलेट साइज़ वेरी लीडिंग टू द फ्लक्चुएशन इन द फ्लेम इंटेंसिटी, कि कहीं पे अगर बड़ा ड्रॉप चला गया तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी वाला फ्लेम निकलेगा, और अगर छोटा फ्लेम वो ड्रॉपलेट जाता है तो वो फिर छोटा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि होमोजीनियस फ्लेम नहीं होता है इसमें। अच्छा, तीसरा है हमारे पास लेमिनार फ्लो बर्नर। अच्छा, इसकी ना इनकी डायग्राम्स जो है ना वो मैंने अभी ड्रॉ नहीं की, वो मैं आपको ना बाद में ये जब नोट्स देती हूँ ना तो तब ड्रॉ कर दूँगी। अच्छा, इसमें क्या है? इन दिस टाइप ऑफ बर्नर एस्पिरेटेड फ्लेम फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट्स आर थॉरली मिक्सड बिफोर रीचिंग द बर्नर ओपनिंग एंड देन एंटरिंग द फ्लेम, यानी ये सारी चीज़ें पहले मिक्स की जाती हैं। जो हमने पीछे डायग्राम देखी थी, ऑलमोस्ट ये उसको वो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि इसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया जाता है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस इज़ दैट ओनली अ स्मॉल पोर्शन अबाउट 5% ऑफ द सैम्पल रीचेज द फ्लेम इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट एंड ईजीली डिकम्पोज, यानी जितना बड़ा फ्लेम होगा उसको ज़ाहिर है बर्न होने में भी टाइम लगेगा और वो फिर यूनिफॉर्म भी नहीं हो सकता। तो स्मॉल सा ड्रॉपलेट होता है जो कि ईजीली डिकम्पोज हो जाता है, यानी वो ईजीली उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस होता है और उसको एनालाइज किया जा सकता है। तो ये हमारे पास यहाँ तक है। इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो बताऊंगी, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है वो फिर नेक्स्ट उसमें मैं बताती हूँ आपको। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।